आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कुछ बीच में वीडियो हम आप लोगों को नहीं दे पाए, हम बाहर चले गए थे, जिसके कारण वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे नागरिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संघवाद, जिसमें हम लोगों ने संघवाद देखा था कि क्या है, और उसमें एक जो चीज और बताया था एकात्मक और संघात्मक, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया था। आज हमारा टॉपिक होगा उसी में से संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संघीय शासन व्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे कैसे हमारा जो ये चल रहा है, कैसे संचालन होता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए, हमारा क्या टॉपिक है आज का? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। यानी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम लोग विधिवत जानेंगे। और आप लोगों से यही मैं कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नई नई वीडियो हमारी मिलती रहे। मैं हिंदी व्याकरण भी देख रहा हूँ और साथ में हाई स्कूल का, और ये हाई स्कूल ये नहीं, ये जो संघीय शासन व्यवस्था है आपकी 6, 7, 8 का भी है, 9 का भी है। ऐसा नहीं है कि केवल हाई स्कूल वाले ही देख सकते हैं, सभी लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी में अब यही है कि थोड़ा यहाँ विस्तार हो जाएगा तो हाई स्कूल में हो जाएगा, थोड़ा ये कम पढ़ाया जाए तो ये 8 का हो जाएगा, और थोड़ा विस्तार कर दिया जाए तो आगे और क्या। तो ये चीजें हैं। पहला 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। अगला है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। कठोर संविधान। अगला है शक्तिशाली न्याय व्यवस्था। शक्तिशाली न्याय व्यवस्था। वित्तीय स्वायत्तता। ये स्वायत्तता। अगला क्या है? एकीकृत न्यायपालिका आदि का। तो हम क्या पढ़ रहे थे? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था हमने पिछले में पढ़ा था कि हमारे यहाँ क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था है, यानी संघात्मक है। और संघात्मक की पहले डिफिनेशन बताया था कि जहां पे सत्ता का विभाजन हो जाए और जहां एक अवधि में चुनाव करके लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रक्रिया को स्थापित करके एक संघ का निर्माण करा और शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए, वही हमारा संघवाद था। तो हमारे भारत में जो है, हमारे भारत में बेल्जियम में आधी जगह देखा आपने कि हमारे यहाँ 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ एक केंद्र है, एक राज्य है, और इसके बाद हमारे यहाँ की शक्तियों के विभाजन के लिए स्थानीय सरकार बना दिया गया, यानी लोकल गवर्नमेंट कर दिया गया। तो हमारे यहाँ पहले केंद्र था, फिर राज्य था। तो ये केंद्र काम अपना कर रहा था 2 शासन स्तर पर,
व्यवस्था चल रहा था, लेकिन कार्यों को और सरल तरीके से बनाने के लिए, देश का विकास करने के लिए और अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए एक और शासन व्यवस्था इसमें लगा दी गई, जो स्थानीय सरकार आता है। स्थानीय सरकार, जिसको इंग्लिश में हम गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और उसके अंतर्गत केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री और अनाथ राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। स्थानीय पर प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, यानी नगर पालिका होता है, नगर निगम और ग्राम पंचायत की बात आती है इसमें। इसके बाद शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। तो हम जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कार्य अलग अलग करेंगे तो कार्य का बंटवारा भी होता है, तो अधिकार पावर की बात आती है तो उसको भी बंटवारा करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ केंद्र, राज्य और स्थानीय तीन तरीके से अलग अलग शक्ति, दो स्तरीयों पर काम होता है, फिर बाद में तीसरे स्तर पर काम होने लगा। तो इसमें क्या हुआ, जो दो स्तरीय था इसमें कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। जो इसमें तीन सूची बनाई गई, एक इधर आ जाता हूं, संघ सूची जिसको केंद्र सूची कहते हैं, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जब ये तीनों सूची आती है तो शक्तियों में संघ सूची में संघ अपना कार्य कर सकता है, नियम कानून बना सकता है, जैसे राज्य का विभाजन करना या अंतरराष्ट्रीय मामले को ये देखता है। साथ में राज्य सूची, राज्य जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, या अन्य चीजें जो होती हैं वो राज्य सरकार अपने अनुसार राज्य सूची के अनुसार काम करता है, कानून बनाता है। और फिर समवर्ती सूची, समवर्ती मतलब दोनों बराबर काम कर सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी इस पे कानून बना सकता है। लेकिन एक जब सेम नियम पे, सेम कानून पर अगर कोई विवाद होता है तो उसमें संघ का ही मान्य होगा, तब यहाँ पे राज्य का मान्य नहीं होगा। और अगर कहीं पहले से राज्य ने राष्ट्रपति महोदय से पूछ लिया था या परमिशन ले लिया था, तब यहाँ पर राज्य का ही मान होगा, तब केंद्र का मान नहीं होगा। तो हमारा जो संघ सूची है ये 97 विषयों पर काम कर सकता है। जो हमारा राज्य सूची है ये 66 विषयों पर और समवर्ती में 47 विषयों पर काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कठोर संविधान। नाम से ही पता चल गया कि कठोर यानी कठिन संविधान। हमारे भारत का एक कठोर संविधान है। इसमें किसी प्रकार का अगर संशोधन करना है तो पहले संसद का 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा, साथ में आधे से ज्यादा राज्यों का भी समर्थन हासिल करना होगा। इसके बाद हम लोग संविधान को बदल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, संविधान कठोर संविधान है। इसमें हम किसी प्रकार के ज्यादा संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचे संविधान ही बदल डालें तो संविधान बदलने के लिए कम से कम संसद का 2/3 और आधे से ज्यादा राज्यों के समर्थन की जरूरत होती है, तब जाके कुछ काम होता है। तो ये हमारा था कठोर संविधान। फिर शक्तिशाली न्याय व्यवस्था। शक्तिशाली न्याय व्यवस्था का मतलब हो गया कि जब हमने यहाँ पे देखा कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, वहां पे केंद्र और राज्य, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र से बढ़कर हमारा न्याय व्यवस्था है। तो ये न्याय व्यवस्था इसलिए शक्तिशाली है कि संघात्मक से ऊपर है ये, और जब संघ और राज्य के बीच में कोई विवाद हो या कोई ऐसी बात आती है तो उसको सुलह समझौता कराने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था काम करती है। तब संघ में और राज्य में दोनों जगह दखलंदाजी करती है। इसीलिए यह शक्तिशाली न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ है। हम सभी जानते हैं कभी कभी राज्य की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है या राज्य के अंदर कोई मामला उठता है, तो क्या होता है, हम न्यायपालिका से हम स्वतंत्र कार्य कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा वित्तीय स्वायत्तता। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को स्वायत्तता होती है। अपने अपने अनुसार कर लगाना, उगाही लेना और आर्थिक स्रोत को व्यवस्थित करना, यह हमारे यहाँ वित्तीय स्वायत्तता है। केंद्र को, राज्य को, सभी लोग अलग अलग तरीके से इसको अपने अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एकीकृत न्यायपालिका, यानी हमारा एक जो भारत है
भारत एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत है और भारत के अंतर्गत कई राज्य हैं, लेकिन सरकार, राज्य की सरकार अलग होती है, केंद्र की सरकार अलग होती है, लेकिन हमारे जो न्यायपालिका महत्वपूर्ण जो होता है वो हमारे यहाँ एक है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसके बाद राज्य के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय अंतर्गत आते हैं। तो हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था की बात है तो संघ के साथ राज्यों की अगर कोई बात आती है, कोई बात की विवाद और कुछ होता है, जैसे अभी मैंने बताया एकीकृत न्यायपालिका वही उसका पूरा रेख देख करके और वाद विवाद को निपटाता है। ये हमारी क्या थी, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो स्तरीय शासन व्यवस्था क्या है, शक्तियों के विभाजन क्या है, कठोर संविधान क्या है, शक्तिशाली न्याय व्यवस्था, वित्तीय स्वायत्तता, एकीकृत न्यायपालिका, ये हमने समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ तक मैंने बताया कि शक्तियों के जो विभाजन है ये 3 सूचियों के माध्यम से है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे 97 विषय मतलब काम कर सकते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें विदेशी मामले हो, नागरिकता हो या अंतरराष्ट्रीय मामले जैसे उस पर काम कर सकते हैं। राज है तो शिक्षा है, कृषि है, विवाह आदि के विषय भी काम कर सकते हैं। समवर्ती में ये विवाह या योजना, आर्थिक योजना आदि पर ये लोग यानी 47 विषयों पर काम कर सकते हैं। तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और कुछ सुझाव देना है तो लाइक कमेंट के माध्यम से हम आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो तैयार करते हैं। और आपको पढ़ाने से पहले हमको भी देखना पड़ता है, अपना समय खराब करना पड़ता है। तो लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग बेहतर तरीके से इसको जान लें। अब अगला हमारा टॉपिक आता है संघीय शासन व्यवस्था का गठन। तो हम रब कर दे रहे हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था का गठन यानी हम आप सभी जानते हैं जब हम कोई चीज हमको आवश्यकता पड़ती है तभी हम उस चीज का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था का गठन हुआ तो ये भी 2 प्रकार से हुआ। 2 प्रकार ये कि 2 या 2 से अधिक जो राष्ट्र थे उनको अपनी प्रभुत्ता शक्ति प्रदान बनाए रखने के लिए एक संघीय शासन व्यवस्था का गठन कर लिया। और हम सभी जानते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में कार्य को सकुशल संचालित करने के लिए ये हमारी संघीय शासन व्यवस्था का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको 2 प्रकार हम लिख लेते हैं। तो गठन ये हम थोड़ा सही से बना दें और क्योंकि हमारी आदत है घिसेट लिखने के लिए। तो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा बड़ी इकाई का गठन। दूसरा हमारा है बड़े देशों द्वारा स्वयं का सत्ता बंटवारा करना। यानी कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा बड़ी इकाई का गठन करना। यानी हम क्या देखे थे कि जब हम कोई कार्य करना होता है तो हम एक समिति गठित करते हैं। पहले हम लोग चाहे यूनियन का हो या कहीं बात होता तो क्या करते हैं
कि अगर अलग अलग राज्य या यूनियन या जो भी आप मान ले इसको, तो ये अलग अलग बिखरे हुए हैं, और बिखरे होने से ये स्वतंत्र हैं, लेकिन ये बिखरे हुए हैं, तो इनका क्या है कि सभी लोग मिलकर आपसी सामंजस्य बनाकर और एक गठन कर लेते हैं, और गठन करने से एक नया संघीय ढांचा तैयार कर लेते हैं। तो क्योंकि जब ये एकता का गठन कर लेते हैं तो अपनी जो प्रभुत्व शक्ति है, अपने पहचान है, तो इसको एक बनाए रखने के लिए एक संघ का गठन कर लेते हैं। दूसरा था बड़े देशों द्वारा स्वयं का सत्ता का बंटवारा करना। तो बड़े देशों द्वारा स्वयं का सत्ता का बंटवारा करना यानी क्या करते हैं कि अपनी कार्य विभाजन करते हैं। कार्य विभाजन के लिए क्या करते हैं, पहले हमने देखा जो ये अमेरिका का राज्य है, अमेरिका में क्या है अलग अलग राज्य है, और ये राज्य मिलकर एक केंद्र का निर्माण कर लिया, और केंद्र का निर्माण करने से अपना जो पहचान है, प्रभुत्व शक्ति है, उसको बनाए रखा। लेकिन हमारे भारत में क्या है, ये बड़े बड़े जैसे बड़ा देश हमारा भारत है, तो ये क्या करते हैं, ये केंद्र है और केंद्र ने राज्यों का गठन किया, और एक राज्यों का गठन करने के बाद शक्तियों का बंटवारा कर दिया, और ये शक्तियों का बंटवारा से क्या कर दिया, आराम से कार्य को संपादित करने लगे। तो यही हमारा संघीय शासन व्यवस्था का गठन। तो दो प्रकार से है, पहला दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा बड़ी इकाई का गठन कर लेना, जो हमारा अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, और ऐसे कई देश हैं। इसमें बड़े देशों के द्वारा जैसे बेल्जियम हो गया, भारत हो गया, तो ये संघ से राज्य अपने कार्य को अच्छे से करने के लिए, शक्तियों के विभाजन करने के लिए अलग अलग कार्य छोटे छोटे राज्य का निर्माण करते हैं, और उसी में कार्य को विभाजित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इनको कार्य करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये था हमारा संघीय शासन व्यवस्था का गठन, जो आप लोगों ने देखा, और आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मैं पुनः जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ सुझाव देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव देते रहें। आप लोग जब कमेंट या लाइक नहीं करते हैं तो हमको हौसला नहीं मिलता है, मायूसी होती है कि आखिर कहाँ हमारे में कमी रह गई, क्या है, क्योंकि हम बताते भी नहीं हैं। तो इसलिए आपसे हम यही कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो कुछ लिख भी सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं।